फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल GSK पॉइंट पर स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो हमारी बुक चल रही थी समकालीन विश्व राजनीति, इसके अंतर्गत चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के जो पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें यूरोपीय संघ के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम सत्ता के जो दूसरे विकल्प के रूप में उभर रहा जो क्षेत्रीय संगठन है आसियान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह आसियान का झंडा है जो आसियान की एकता का प्रतीक है। आसियान के झंडे में धान की 10 बालियां दर्शाई गई हैं जो मित्रता और एकता के धागे से आपस में बंधी हुई है, जो आसियान के राष्ट्रों की एकता और मित्रता को दर्शाता है। आसियान जिसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जिसको हम हिंदी में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन के नाम से भी जानते हैं, यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय संगठन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में 1967 को बैंकॉक घोषणा के परिणाम स्वरूप बैंकॉक थाईलैंड में हुई। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो राष्ट्र थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उससे पूर्व मुख्यतः यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद के शिकार रहे और राजनीतिक और आर्थिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी भारी कीमत इस क्षेत्र को चुकानी पड़ी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इस क्षेत्र के राष्ट्रों ने पुनः एक नई शुरुआत की और इनके द्वारा जो है हम कहें कि 1967 में आसियान की स्थापना के पश्चात बहुत तेजी से इन राष्ट्रों के द्वारा तरक्की की गई। आसियान जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। आसियान के जो संस्थापक राष्ट्र हैं, 5 राष्ट्रों के द्वारा आसियान जो ये क्षेत्रीय संगठन है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का, इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 राष्ट्र इसके संस्थापक राष्ट्र रहे। वर्तमान में इसमें 10 राष्ट्र शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य राष्ट्रों को इनके सलाहकार और जो है परामर्शदायी राष्ट्रों के रूप में, इन पर्यवेक्षक राष्ट्रों के रूप में इस संगठन में शामिल किया गया है। तो मुख्यतः 10 राष्ट्र वर्तमान में इस आसियान के सदस्य हैं। इसमें 1984 में ब्रुनई को जगह दी गई। इसके बाद 1995 में वियतनाम इसका सदस्य बना, 1997 में लाओस और 1999 में कंबोडिया इस आसियान के सदस्य के रूप में इस संगठन में शामिल हुई। तो इस तरीके से वर्तमान में यह हम कह सकते हैं कि 10 जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो राष्ट्र हैं उनका एक क्षेत्रीय और आर्थिक संगठन है। इस मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों को इसमें दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि ऊपर से यदि हम देखें तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये जो राष्ट्र हैं, ये छोटे छोटे राष्ट्र इस आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के जो यह संगठन है, इस संगठन को स्थापित करने के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। सर्वप्रथम हम इन उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं कि क्यों जो है एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में आसियान का उदय हुआ। आसियान के निर्माण के पीछे जो मुख्य उद्देश्य हैं, जो पहला उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक विकास और समृद्धि स्थापित करना। जैसे कि मैं पूर्व में आप लोगों को बता चुका हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध और उससे पूर्व जो दक्षिण पूर्व एशिया के ये जो राष्ट्र थे, ये मुख्यतः यूरोप और जापानी उपनिवेश
यूरोप के राष्ट्रों और जापान के उपनिवेश रहे, और इन राष्ट्रों का राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत अत्यधिक शोषण किया गया। लेकिन इन राष्ट्रों के द्वारा पुनः एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे को सहायता करके, और अपने जो विवाद हैं उनको आपस में शांतिपूर्ण रूप से सुलझाकर एक नया लक्ष्य बनाकर इन राष्ट्रों के द्वारा इस आसियान का निर्माण किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास किया जाए और इस क्षेत्र को एक समृद्ध क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाए। अगला जो दूसरा उद्देश्य है कि दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता कायम कर तीव्र विकास करना, कि इस क्षेत्र में जो इन राष्ट्रों के बीच के जो आपसी विवाद हैं उनमें उनको शांतिपूर्ण रूप से हल किया जाए और एक स्थिरता का माहौल, एक शांतिपूर्ण माहौल इस क्षेत्र में बनाकर तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर यह संगठन बनाया गया। अगला जो मुख्य उद्देश्य है कि सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को कायम रखा जाए, कि यह क्षेत्र एक संप्रभु क्षेत्र बना रहे, कोई दूसरी शक्ति आकर इस क्षेत्र में अपनी प्रभुत्ता न दिखा पाए, इस क्षेत्र की अखंडता कायम रहे और ये राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सके, उसको कायम रख सके। इस उद्देश्य को लेकर यह क्षेत्रीय संगठन बनाया गया, ताकि यह इस क्षेत्र के जो राष्ट्र हैं अपने पैरों पर खड़े हो सकें, तीव्र गति से विकास कर सकें, और यदि ये विकास कर पाएंगे तो इनकी जो है क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता भी और संप्रभुता भी बनी रहेगी। इस उद्देश्य को लेकर यह संगठन बनाया गया। अगला जो मुख्य उद्देश्य इसका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मूल उद्देश्य विश्व में शांति को कायम करना है, उसके जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का पालन करें और उसका समर्थन करना, कि इन राष्ट्रों के द्वारा इसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उस संस्था को समर्थन दिया जाए और उसके जो भी सिद्धांत हैं, जो भी नियम कानून उसके द्वारा बनाए गए हैं, उनका पालन किया जाए और उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए उनको समर्थन दिया जाए। यह आसियान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, कि इन राष्ट्रों का जो मुख्य उद्देश्य रहा कि इन राष्ट्रों के बीच में आर्थिक, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक क्षेत्र में और वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग किया जाए, पारस्परिक रूप से सहायता की जाए, ताकि बाहरी देशों पर जो है इस क्षेत्र की कम से कम निर्भरता रहे। हम आपस में ही सहयोग करके इस क्षेत्र को जो है आगे अपने सहयोग को बढ़ावा दें, ताकि यह क्षेत्र अधिक समृद्ध हो सके। इस उद्देश्य को लेकर यह संगठन बनाया गया, जिसको हम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन के नाम से भी जानते हैं, आसियान के नाम से भी जानते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण चीज है कि आसियान ने अपनी स्थापना के पश्चात आज यह दक्षिण पूर्व एशिया का जो यह क्षेत्रीय संगठन है, इसकी पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। आज एक सफल क्षेत्रीय संगठन के रूप में इस क्षेत्रीय संगठन को देखा जाता है, आसियान को देखा जाता है। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण तर्क दिए जा सकते हैं। आसियान को यदि हम एक सफल संगठन के रूप में देखते हैं तो इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कार्य आसियान के द्वारा किए गए हैं। कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर ऐसे जो है लक्ष्य इसने स्थापित किए हैं, ऐसे बिंदुओं को इसने स्थापित किया है जिसको पूरा विश्व मानता है, और इस आधार पर इसको एक सफल क्षेत्रीय संगठन के रूप में भी देखा जाता है। तो सबसे पहली चीज है कि आसियान सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाला क्षेत्रीय संगठन है। दोस्तों, आसियान ने अपनी स्थापना के पश्चात, आसियान के निर्माण के पश्चात इस क्षेत्रीय संगठन के द्वारा जो सिद्धांत निर्धारित किए गए, जो उद्देश्य इसने निर्धारित किए, इस संगठन ने केवल उन उद्देश्यों को निर्धारित ही नहीं किया, बल्कि इस संगठन के द्वारा उस सिद्धांतों पर चलने का प्रयास भी किया गया, जिसका परिणाम रहा कि दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों ने बहुत तेजी के साथ तरक्की की। इस क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशिया का यह क्षेत्र है, यह आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
यह यहाँ पर छोटे क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखें तो हम छोटे छोटे देश यहाँ पर हैं, द्वीपीय देश यहाँ पर हैं, लेकिन प्रशांत महासागर में होने के कारण और यह आप कह सकते हैं कि अन्य जो महासागरों से इसका मेल होने के कारण अन्य जो महाद्वीप है उनके भूभागों की यहाँ से आवाजाही होने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। तो इन राष्ट्रों के द्वारा आपस में सहयोग करके, आपस में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर, आपस में वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र ने बहुत तेजी के साथ तरक्की की है। यह क्षेत्र आज सबसे हम कह सकते हैं कि तेजी से तरक्की करने वाला क्षेत्र है। आसियान क्षेत्र की जो कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में छोटे होने के बावजूद इस हम कह सकते हैं कि यह क्षेत्र जो है तेजी से विकास करने वाला क्षेत्र रहा है। तो यह इस बात को इंगित करता है कि आसियान के राष्ट्रों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, कहीं न कहीं यह उस लक्ष्य को पाने में सफल रहा। अगली चीज जो इसके सफलता के रूप में देखी जाती है, आसियान शैली, आसियान वे भी हम इसको बोलते हैं कि आसियान शैली आसियान के राष्ट्रों के बीच में अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक कामकाज और मेल मिलाप की शैली को कहा जाता है। इस जो ये काम करने की ये जो शैली है, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक कामकाज की जो शैली है, मेल मिलाप की जो शैली है, यह शैली विश्व में आसियान शैली के नाम से जानी जाती है कि आसियान के राष्ट्रों के द्वारा कहीं न कहीं विश्व को यह दिखाया गया कि हम आपसी विवादों को अधिक बढ़ावा न देकर उनको आपसी जो आर्थिक सहयोग में या जो राजनीतिक हमारा सहयोग है उसमें जो है हम इन जो विवादों को बीच में ना आने देकर, या हम कहें कि इन विवाद छोटे मोटे विवादों को अलग रख के भी जो है हम आपस में सहयोग करके आर्थिक तरक्की कर सकते हैं। तो इन राष्ट्रों के द्वारा कहीं ना कहीं जो इनके छुटपुट विवाद थे, जो चाहे वो जमीन को लेकर विवाद हो, इनके बीच भूभाग को लेकर जो विवाद हो, या कोई जो अन्य छुटपुट विवाद हो, इन राष्ट्रों ने उनको तवज्जो नहीं दी, बल्कि इन्होंने द्विपक्षीय विवादों को अलग रखते हुए कहीं न कहीं इनके द्वारा जो आसियान संगठन बनाया गया, उस संगठन के उद्देश्यों को जो है कार्य करने में, उनको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके जो काम काज करने का जो तरीका है, जो सहयोग और आपसी जो टकराव रहित जो मेल मिलाप का जो कार्य करने का जो तरीका है, इसको इनके संगठन के नाम से, इसको आसियान वे या आसियान शैली के नाम से हम जानते हैं। तो कहीं न कहीं यह बात जो है इनकी सफलता को दर्शाती है, इस संगठन की सफलता को दर्शाती है। अगला जो इसकी सफलता के रूप में हम एक सफल संगठन के रूप में हम यदि बात करें, तो इसके द्वारा कई ऐसे जो है कार्य किए गए हैं, जिसमें से आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना आसियान के राष्ट्रों के द्वारा 1994 में की गई। इस जो मंच का जो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल को बनाया जा सके, कि जो आसियान क्षेत्र की जो विदेश नीति है उसमें कहीं न कहीं एकरूपता बनी रहे, और जो विदेश नीति आसियान के राष्ट्र अपना रहे हैं वो इस तरीके की रहे कि इससे किसी भी आसियान में शामिल राष्ट्र को हानि ना हो, बल्कि ये राष्ट्र जो है एक तालमेल बनाकर एक तरीके की एक रूपता इनकी विदेश नीति में बनी रहे। इस उद्देश्य को लेकर इन्होंने आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की, और साथ ही साथ आसियान देशों की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, आसियान देशों की सुरक्षा पर किसी तरीके का जो है हमला न हो या आसियान की सुरक्षा बनी रहे, इस उद्देश्य को लेकर आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। अगला जो इसकी सफलता का जो स्तंभ के रूप में हम देखते हैं, इसके द्वारा 2003 में आसियान के 3 स्तंभ स्थापित किए गए, जो इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें सबसे पहला है इन 3 स्तंभों में, वो है आसियान सुरक्षा समुदाय। यह समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। इसके माध्यम से आसियान के राष्ट्रों के बीच शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने व राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का
सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की गई। तो जो ये आर्थिक सुरक्षा समुदाय बनाया गया, इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि आसियान के राष्ट्रों के बीच एक विश्वास पैदा हो सके, इनके बीच कोई भी ऐसी स्थिति ना हो कि जो इनके बीच जो छुटपुट विवाद हों, चाहे वो जो है भूभाग को लेकर विवाद हों या किसी तरीके के जो छुटपुट विवाद हैं, वो इस स्थिति में ना पहुंचे कि ये आपसी सैन्य टकराव तक जो है पहुंच जाए। तो इसको रोकने के लिए और आपस में एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा आसियान सुरक्षा समुदाय का गठन किया गया। दूसरा जो इसका स्तंभ है, आसियान आर्थिक समुदाय। इस समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पाद आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। इसके साथ साथ आर्थिक विवादों को निपटाकर मौजूदा व्यवस्था में सुधारना। जो आसियान आर्थिक समुदाय है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि आसियान का जो ये क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व एशिया का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आर्थिक तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ाया जा सके और इस आर्थिक तरक्की के मार्ग में जिस प्रकार की जो भी बाधाएं उत्पन्न हों, उन बाधाओं को जो है उन बाधाओं को कम किया जा सके और उसमें सुधार लाया जा सके, इस उद्देश्य को लेकर इस आसियान आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। यह समुदाय निरंतर जो है कार्य कर रहा है। इनके द्वारा साझा और मुक्त बाजार की व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है और यह क्षेत्र तेजी के साथ आर्थिक विकास कर रहा है, जो कहीं न कहीं इस आसियान आर्थिक समुदाय की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हम देख सकते हैं। अगला जो तीसरा स्तंभ इसका है, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। इस समुदाय का जो मुख्य उद्देश्य है कि एक सजग समाज का निर्माण करना और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर सहयोग बढ़ाना। इस जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो समुदाय है आसियान का, इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि इस क्षेत्र की जो एक अलग पहचान है, जो इसकी अलग अलग जो एक पुरानी सभ्यता इसको माना जाता है, यहाँ की जो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक जो अलग पहचान है, उस पहचान को पहचाना जा सके, उसको जो है सुरक्षित रखा जा सके, उसका विकास किया जा सके, इस उद्देश्य को लेकर आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का निर्माण किया गया, जो अपने उद्देश्यों में निरंतर आगे बढ़ रहा। अगली जो हम देख सकते हैं कि आसियान विजन 2020, यह आसियान के राष्ट्रों के द्वारा उनके सहयोग, आसियान के राष्ट्रों के सहयोग को दर्शाता है, उसकी सफलता को दर्शाता है। आसियान के राष्ट्रों के द्वारा विजन 2020 के द्वारा आसियान के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आसियान के कुछ लक्ष्य इनके द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसका जो पहला जो इसका लक्ष्य है कि आसियान की एक बहिर्मुख की भूमिका को प्रमुखता देना, कि आसियान को विश्व स्तर पर एक ऐसे संगठन के रूप में उभारना कि जो केवल आसियान क्षेत्र का ही नहीं बल्कि उससे लगे जो है सभी क्षेत्रों में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे, उसकी एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका वह विश्व स्तर पर निभाए, यह उद्देश्य निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देना, कि जो आसियान शैली है उसको और अधिक मजबूत करना, जो भी इनके बीच के जो आपसी विवाद हैं आसियान के राष्ट्रों के बीच में, उन विवादों को जो है समाप्त किया जा सके, उन विवादों को जो है जो हम कह सकते हैं कि इतना आगे न बढ़ाया जाए कि वो जो है सैन्य टकराव में तब्दील हो जाए। तो बातचीत को जो है प्रमुखता दी गई और जिसका परिणाम रहा कि इन राष्ट्रों के द्वारा, जो आसियान के द्वारा हम कह सकते हैं कि कंबोडिया के जो टकराव चल रहा था उसको समाप्त किया गया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला गया, जो निरंतर रूप से इसकी सफलता को दर्शा रही है। इसके अलावा इस विजन के अंतर्गत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, वित्तीय सहयोग, व्यापार उदारीकरण के उपायों पर भी बल दिया गया कि इस क्षेत्र में जो है आर्थिक एकीकरण किया जाए, जो क्षेत्रीय स्तर पर जो व्यापार है उसको कर मुक्त किया जाए, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, वित्तीय सहयोग इनके बीच में हो और अधिक से अधिक जो है उदारीकरण किया जाए, ताकि निर्बाध रूप से इस क्षेत्र में जो है व्यापार हो सके। इस
उद्देश्य को लेकर, या हम कहें कि जो आसियान विजन 2020 था उसमें कुछ ये लक्ष्य निर्धारित किए गए, और जिसमें हम एक तरीके से कह सकते हैं कि आसियान जो है निरंतर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो है आसियान की सफलता को दर्शाते हैं। आसियान आज जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका पूरे विश्व में निभा रहा है। एक सफल क्षेत्रीय संगठन के रूप में यह संगठन काम कर रहा है। अगला जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो है भारत और आसियान के संबंध। भारत और आसियान के जो संबंध हैं, हम कह सकते हैं कि बहुत प्राचीन समय से इन दोनों क्षेत्रों के संबंध रहे हैं। जो दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र हैं, जिनमें से भारत भी एक है, उसके दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बहुत प्राचीन समय से संबंध रहे हैं। भारत भी आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद भी भारत के जो है इन दक्षिण पूर्व एशिया के जो राष्ट्र हैं उनके साथ संबंध बनाए हुए हैं। आसियान की स्थापना के पश्चात भारत और आसियान के मजबूत संबंध रहे हैं। भारत के संबंधों में खासतौर पर जो 1991 में जो लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई, इसके तहत जो है इन देशों से जुड़कर अपने आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रिश्ते जो है भारत मजबूत करते आ रहा है। दोनों देशों के मध्य लगभग वर्तमान में यदि हम बात करें तो $10 अरब के लगभग का जो व्यापार इन दोनों देशों के बीच में हो रहा है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो कहीं न कहीं इन दोनों भारत और आसियान जो क्षेत्रीय संगठन है उनके संबंधों को दर्शाता है। कहीं न कहीं इस जो दोनों क्षेत्रों के जो मजबूत संबंध रहे हैं उन पर यह दृष्टि डालता है। आसियान ने 1992 में भारत को एक क्षेत्रीय संवाद भागीदार का दर्जा दिया, और यहाँ से भारत और आसियान के जो संबंध हैं, आर्थिक संबंध, उसमें मजबूती आने लगी। और आसियान ने 1996 में भारत को सलाहकार देश के रूप में आसियान के जो है संगठन में शामिल किया, और 1 जनवरी 2010 से भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार संधि प्रभावी हुई। तो ये इसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि भारत और जो आसियान है वो बहुत तेजी से जो है इनके संबंध विकसित हो रहे हैं, और इनके बीच जहां दिन प्रतिदिन जो आपसी व्यापार है उसमें वृद्धि होते जा रही है, वहीं चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे जो आर्थिक और अन्य जो राजनीतिक क्षेत्र में इनके बीच निरंतर सहभागिता बढ़ते जा रही है। और मुक्त व्यापार संधि के बाद बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो इनके बीच जहां पर जो है जो व्यापार को सरल करने का प्रयास किया जा रहा है, और निरंतर इन दोनों जो भारत और जो ये क्षेत्रीय संगठन है आसियान, इनके संबंध मजबूत होते आ रहे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आसियान एक आज विश्व में सबसे तेजी से विकसित होता जा रहा, तेजी से तीव्र गति से विकास कर रहा एक क्षेत्रीय संगठन है, जो इस क्षेत्र की जो विविधता है उसको आप कह सकते हैं कि एक अलग पहचान दिलाने में सफल रहा। तो दोस्तों, आज के इस कक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने आसियान क्या है, इसका पूरा नाम क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, और आसियान के निर्माण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, और आसियान एक सफल संगठन के रूप में किस तरीके से काम कर रहा है, और भारत और आसियान के संबंध कैसे हैं, इस पर आज हम लोगों ने चर्चा की। आशा करता हूं कि आप एक बेहतर समझ आज की कक्षा में बना पाए होंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।